कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। लखनऊ की युवा रेसलर आरिज़ आब्दी ने अपनी मेहनत और हुनर से न सिर्फ रेसलिंग में अपना नाम कमाया है बल्कि ग्रैपलिंग के खेल में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। उनका ये सफर संघर्ष, समर्पण और सपनों की उड़ान की प्रेरणा देता है। आइए जानते हैं इस चैंपियन की कहानी और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में। खुद आरिज़ आब्दी जी से बात करेंगे और इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपको अपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बधाई देने की। सर सवाल ये है मेरा कि आपने अपने ग्रैपलिंग के सफ़र की शुरुआत कैसे की और इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई और किस तरह से आप आगे बढ़े इसमें? ग्रैपलिंग के सफ़र 10th क्लास में था। उस दौर से मेरी शुरुआत हुई। हमारा दोस्त था शौर मोहन, उसके साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर हमारे कोच रविकांत सर से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने लगातार मुझे स्टेट ट्रायल दिलाया जिसमें मैं लगातार 7 टाइम फर्स्ट रहा उसमें, और हर बार मेरा नेशनल मेडल आया, कभी सिल्वर कभी ब्रॉन्ज, मतलब खाली हाथ कभी नहीं लौटा मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए। तो अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं? वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला है मैंने, 2017 में अजरबैजान में थी। उसके अलावा भी मैंने कई चैंपियनशिप इंटरनेशनल खेली हैं। ग्रैपलिंग और रेसलिंग में खास बात क्या है? इसको किस तरह से खेला जाएगा, कुछ युवाओं को आप बता सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल। ग्रैपलिंग और रेसलिंग फॉर्मेट हैं अलग अलग। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि रेसलिंग में कुछ चित हो जाता है, फ्री स्टाइल में चित हो गया, पॉइंट उसमें भी जो चित वाली पोजीशन होता है उसमें से पॉइंट देते हैं ग्रैपलिंग में। और ग्रैपलिंग भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे तो महाभारत काल में भी ग्रैपलिंग मल्लयुद्ध के नाम से जानी जाती थी। आज के समय में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन उसको प्रमोट करने के लिए उसको ग्रैपलिंग नाम दे रखा है, जो कि हमारे भारत की एक कला है। अच्छा, जब आप लोग खेलते हैं इस दरमियान बॉडी पे कई सारे इफेक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को कैसे फेस करते हैं, कैसे इजी बनाते हैं और अगर ड्यूरिंग खेल में ही हो जाइए तो उस चीज़ को आप कैसे वो करते हैं, फेस कैसे करते हैं? जी, आपके कहने का अर्थ है कि पहले कोई से चोट लग जाए, हाँ, कोई तो उसमें बचने की टेक्निक्स क्या है? नेशनल साल में एक बार होते हैं, उसके लिए हमें 365 दिन पूरी मेहनत करनी होती है। मतलब एक दिन अगर एक बार आप अगर पहली फाइट में हार गया पूरा एक साल मेरा बर्बाद। जैसे एग्जाम में बच्चों होता है वही चीज़ हम लोग साथ भी होता है। जैसे स्पोर्ट्स वालों लोग समझते हैं कि हर बार उनके मेडल आ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग करनी है, अच्छी डाइट लेनी है आपको, फिजिक एकदम मेंटेन, स्ट्रेच सबसे अच्छी चीज़ जो है स्ट्रेचिंग। अगर आपने अच्छी नहीं करी तो इंजरी आपके चांस हैं कि 90% होनी है। अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी टाइट है जी। और आप बिना तो कह सकते हैं कि इसमें डाइट और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। डाइट स्ट्रेचिंग बहुत मेन है। और डाइट आप क्या क्या फॉलो करते हैं कि लोग उसी को चीज़, जैसे कोई चीज़ नुकसान ना करे? या डाइट तो देसी डाइट अपना घर पे जैसे नॉर्मल खाना हो गया, उसके अलावा सुबह उठ के बादाम को पीना, बादाम सौंफ ये सब मिला करके सबको पीना, फिर शाम की अलग चीज़ें। तो इस रोज़ 365 दिन इसी को फॉलो करते हैं। किसी मुकाबले के दौरान मानसिक और शारीरिक दबाव को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? बस उस 365 दिन की मेहनत को याद करते हैं और उस टाइम फिर टेंशन या दबाव किसी का रह नहीं जाता है। कॉन्फिडेंस ये आता है कि जब मैंने इतनी मेहनत की है तो सामने वाले करके आया हो, पर मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा की है। कोई किस्सा आपका इससे जुड़ा कि कुछ ऐसा हो कि मुश्किलात पैदा हो गई हो उस दरमियान? मुश्किलात वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये किस्सा है हमारा। जापान से मेरी फाइट थी और एक इसमें टेक्निक होती है, पुट्ठी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपने देखा होगा कि सुप्लेक्स बोलते हैं, उठा के जो मारते हैं जी। तो जापान के जो खिलाड़ी था उसने मेरे पे पूरा फुल सुप्लेक्स मारा और मार के फौरन नेक चोक लेने जा रहा था। सुप्लेक्स जो है हमारा नेशनल है वो अलाउ नहीं करता है, वो चीज़ जो है वो अलाउ नहीं करता, पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अलाउ है। तो जैसे ही उसने मारा तो अब मेरे पर सबमिशन लगने जा रहा था, मतलब मैच मेरे हाथ से निकल गया था। तो मैंने उस टाइम दिमाग का जब यूज़ किया, जो उसमें यहाँ पे सोचा मैंने कि जैसे उसने यूज़ किया तो मैंने बोल दिया नॉट अलाउ। तो वहाँ पे मैच रुका है। तो जब मैच रुका तो वहाँ पे पोजीशन, मतलब मैंने कंफ्यूज कर दिया पूरी टीम को वहाँ पे। जो वहाँ पे कोच थे, रेफरीज थे, वो भी सोचे ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसने पूरी सबमिशन ले लेता। वो सबमिशन ले लेता है मतलब मैं मैच हार जाता। एक तरीके से आप कह सकते हैं हल्की चीटिंग भी हो गई हो।
तो मैंने उस चीज़ को रोका, तो फिर रेफरी समझा, फिर रेफरी ने दूसरी पोजीशन दे दी, तो मतलब मैं सबमिशन से बच गया, वरना बहुत बेइज्जती हो जाती। मतलब यूथ को आप कहना चाहते हैं कि इस तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं? टेक्निक नहीं, इसे टैक्टिस बोलते हैं। टैक्टिस और टैक्टिस दोनों बहुत फर्क है। अच्छा, तो यूथ को आप ये कह सकते हैं कि आप इस तरह की टैक्टिक यूज कर सकते हैं? दूसरा भी कर रहा है, आप भी करिए, सब करते हैं। जिसके पास मौका होता है वो करता है, जिसके पास मौका नहीं कैसे कर लेगा? कि चांस बदल देती है वो चीजें। इसमें कोई इतना बुरी वाली चीज नहीं है कि आप बुरा मान जाइए, मौका है तो कर लिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, लखनऊ जैसे शहर से आकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना ये काफ़ी मुश्किल अनुभव रहा है आपके लिए। कहते हैं कि एक स्तर पर पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो आप लखनऊ जैसे शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे पहुंचे? तो लखनऊ में मेरी ट्रेनिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई में होती थी, फ्री स्टाइल रेसलिंग की। लगातार मैं 4 साल वहाँ कर रहा था। फिर ग्रैपलिंग भी स्टार्ट, सब दोनों मिक्स में साथ में करता रहता था। सुबह शाम मेरा जाना आना मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। सुबह साइकिल से जाता था, आता था, आज भी मैं जाता आता हूँ साइकिल से। और उससे फ़ायदा ये होता था कि जो मैं साइकिल से आता था, लगभग रोज़ 80 से 90 किलोमीटर साइकिल चलाता था, उससे मेरी और फिटनेस अच्छी थी। कुछ खिलाड़ी जो अगर आप से टेक्निक्स के बारे में पूछना चाहें या जानना चाहें कि ग्रैपलिंग क्या है और इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, तो इसमें आप क्या कुछ खास टिप्स देंगे कि कुछ नए तरीके हैं कि आप भी इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आए हुए हैं? जी बिल्कुल। ग्रैपलिंग के जैसे हर गेम का एक होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट पे उसे जीतना, फिर स्टेट पे जीतना, फिर नेशनल जाना, फिर नेशनल के बाद ट्रायल्स होते हैं। उस ट्रायल्स में जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, वो इंटरनेशनल जाते हैं। सेम प्रोसीजर हर गेम का है, ग्रैपलिंग में भी वही चीज़ है। और जितने भी गेम है सब सेम प्रोसीजर, उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। ओके। अगर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस खेल को लेकर? फ्यूचर प्लान तो है कि वर्ल्ड चैंपियन बनना फिलहाल, और फिर वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स होते हैं, कई चीज़ होते हैं, तो उसमें तो मतलब आप ये कहा जा सकता है कि आप इसमें और भी लोगों को जोड़ेंगे आगे जाके? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक टीम की तरह तैयार करेंगे? हाँ, तो टीम का इसमें आपका कुछ प्लान है, साझा शेयर कर सकते हैं? इंडिविजुअल गेम है हमारा, तो जो भी मतलब इंडिविजुअल, पर लोग इस गेम को जितनी रुचि दिखाएंगे उतनी अच्छी बात है। देश का खेल है, पुराना खेल है भारत का, तो अच्छी बात है कि हम तो चाहेंगे कि सरकार भी इसे प्रमोट करे अच्छे से, तो अच्छा रहेगा इसे। तो आपको मतलब अभी जो फैमिली सपोर्ट ही मिलता रहा है, कोई गवर्नमेंट से भी? नहीं, गवर्नमेंट से तो कुछ ऐसा नहीं मिला। जो कुछ है कि स्पॉन्सर्ड कॉलेज ट्रेनिंग चल रही थी जी, शिया पीजी कॉलेज ने किया, मुझे स्पॉन्सर किया था जी, और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी किया मुझे। उससे पहले राजकीय जुबली इंटर कॉलेज ने मुझे स्पॉन्सर किया, और फिर फैमिली पूरी मेरी सपोर्ट करती है। और गुरुजी को सब लोग हैं, वो लोग करते हैं। ये सवाल न केवल आरिज़ आब्दी के सफर को समझने में मदद करेंगे, बल्कि ग्रैपलिंग खेल की गहराई और उनकी चुनौतियों को भी उजागर करेंगे। तो आप भी ग्रैपलिंग में आगे बढ़िए, और सीखना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आरिज़ आब्दी जी से प्रेरणा लेकर इस सफर के राह पर निकल जाइए और देखिए कि क्या हासिल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।